नमस्कार दोस्तों। तो अभी तक हम 2 टॉपिक कवर कर चुके हैं अपने डेफिनेशन, टाइप्स एंड थ्योरीज ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ एनवायरमेंट एथिक्स। फर्स्ट प्रिंसिपल है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर। इसके अंदर ये बोला गया है कि नेचर की खुद की एक वैल्यू होती है, ह्यूमंस के अपार्ट भी। ये नहीं है कि आप नेचर को हमेशा ह्यूमंस के साथ ही इवैल्यूएट करो। ये जो प्रिंसिपल एम्फसाइज करता है कि जितनी भी एंटिटी एनवायरमेंट में, फिर वो चाहे इकोसिस्टम हो, कोई स्पीसीज हो या कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हो, सबकी खुद की एक वर्थ होती है। सेकंड प्रिंसिपल है होलिज्म एंड इंटरकनेक्टेडनेस। ये जो प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें हैं इकोसिस्टम में, फिर वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। थर्ड प्रिंसिपल स्टीवर्डशिप एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग ह्यूमंस की मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन्वायरमेंट की केयर करने की। फिर वो नेचुरल रिसोर्सेज हों या कंजर्व करनी हो बायोडाइवर्सिटी, या सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करनी हो डेली लाइफ में, जिससे कि फ्यूचर जनरेशन को भी बेनिफिट हो और प्रेजेंट जनरेशन को भी बेनिफिट हो। फोर्थ प्रिंसिपल सस्टेनेबिलिटी। देखिए सस्टेनेबिलिटी वन ऑफ द मोस्ट असेंशियल पार्ट है एनवायरमेंट एथिक्स का, क्योंकि विदाउट सस्टेनेबिलिटी आप फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स हैं उनको मीट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ये इंकरेज करता है उन पॉलिसीज़ को हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करे और आने वाली जनरेशन उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करे। प्रिंसिपल है प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग अगर कोई प्रोजेक्ट आता है या कोई एक्शन होता है, कोई पॉलिसी आती है या कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है और अभी तक साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि वो इन्वायरमेंट के लिए सही या नहीं है और एक पोटेंशियली हार्म है इन्वायरमेंट को हो सकता है, तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ बाद में जो लाई करेगा और जिसको कल्प्रिट जो बनेगा, जो एक्शन ले रहा है, उसको माना जाएगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल रेस्पेक्ट फॉर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी तो इन्वायरमेंट एथिक्स का एकदम इनहेरेंट पार्ट है, क्योंकि अगर एक भी स्पीसीज को लॉस कर देते हो तो वो इथिकली बहुत ज़्यादा रॉन्ग है। इसीलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन फंडामेंटल गोल बना लिया गया है एनवायरमेंटल एथिक्स का। नेक्स्ट प्रिंसिपल एनवायरमेंटल जस्टिस। ये कहता है कि जितने भी इंडिविजुअल्स हों, कैसा भी इनका सोशल स्टेटस हो, कैसा भी इनका इकोनॉमिक स्टेटस हो, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, चाहे उनका सोशली कोई भी स्टेटस हो, सबको राइट है हेल्दी इन्वायरमेंट का। और किसी पर भी एक्स्ट्रा जो बर्डन एनवायरमेंटल हार्म, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा रियलिटी में होता तो है नहीं। डेवलप्ड कंट्री पोल्यूशन करती है, भुगतता कौन, आइलैंड जो डूब जाते हैं। इन्वायरमेंट जस्टिस तो कहीं है ही नहीं। इंटरजेनरेशन इक्विटी ये प्रमोट करता है फेयरनेस और जस्टिस बिटवीन जनरेशंस। ये कहता है कि जो इन्वायरमेंट हमको मिला है प्रीवियस जनरेशन से, या तो हम वैसा ही इन्वायरमेंट अपनी फ्यूचर जनरेशन को दें, या फिर उससे बेटर इन्वायरमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन को दो, बट उससे बेकार नहीं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी। ये कहता है कि इकोसिस्टम की इंटीग्रिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। हमको स्ट्रक्चर और फंक्शन को प्रिजर्व करना है किसी भी नेचुरल इकोसिस्टम के, क्योंकि अगर हम उसको प्रिजर्व नहीं करेंगे अल्टीमेटली पूरा इकोसिस्टम फेल हो जाएगा। अगर वो इकोसिस्टम फेल हो जाए, काफ़ी सारी स्पीसीज पे इफेक्ट पड़ता है, कई सारी स्पीसीज तो टोटली खत्म हो जाती हैं। इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्वायरमेंटल एथिक्स का। नेक्स्ट प्रिंसिपल है ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन है लोकल फिनोमेना तो है नहीं कि हमने यहाँ किया पॉल्यूशन तो जैसे आपने अपने घर में किया तो पॉल्यूशन घर में रह जाएगा, नहीं, वो हर जगह जाता है। अगर आप अपने घर में करोगे तो आप पूरे शहर, यहाँ तक कि या आप अंटार्कटिका तक पहुंचेगा, पूरे वर्ल्ड में घूमता है वही पॉल्यूशन। हम सीएफसी यूज़ करते थे, अंटार्कटिका में जाकर छेद हो गया। ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनाया गया इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को इन्वायरमेंटल एथिक्स के थ्रू, और इसको हमको कैसे कंप्लीट करना है, कोऑपरेशन कोलैबोरेशन के थ्रू। नेक्स्ट प्रिंसिपल है कल्चरल एस्थेटिक वैल्यूज़। देखिए इकोलॉजिकल कंसिडरेशन जो है उनको तो एक तरफ ही रख दो, कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है हमारे, खास तौर से हमारे इंडियन कल्चर में। हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट से जुड़े हुए हैं। अगर इन्वायरमेंट को कुछ भी हार्म होता है तो हमारे काफ़ी ट्रेडिशंस पे इफेक्ट पड़ता है। अल्टीमेटली हम बहुत क्लोज रहते हैं इन्वायरमेंट से कल्चरली, और फिर एस्थेटिकली भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हमें लैंडस्केप, जो इतनी सुंदर सुंदर जगह होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, बहुत अच्छे अच्छे लैंडस्केप होते हैं, हैबिटेट्स होती है, उन सबको भी प्रिजर्व रखना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है कल्चरल आइडेंटिटी और ह्यूमन वेलबींग को बढ़ाने के में। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबिलिटी। ये हमने कवर कर लिया ऊपर दो में, तो आप इसको एक साथ भी लिख सकते हो, वैसे एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया, इसको आप स्किप कर दो। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पॉल्यूटर पेज। ये कहता है जो पॉल्यूट करेगा वही पे करेगा। अब इसके थ्रू दो बेनिफिट है, एक तो आप टारगेट कर सकते हो डायरेक्टली इंडिविजुअल पॉल्यूशन को कर रहे हैं उनसे पैसा लो डायरेक्ट, और जो आपने पैसा लिया इसके थ्रू जो इफेक्ट हो रहा है, जिन पे एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है इन्वायरमेंट, हाँ जो आइलैंड वाले जिनका आइलैंड डूब जाता है, या फिर जिनको जैसे भोपाल गैस पॉल्यू जो भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई, जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई उसमें काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। जो पैसा आएगा आप उनके ट्रीटमेंट में लगा सकते हो, उनके वेलफेयर में लगा सकते हो, तो उस इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं हम इसके थ्रू। ये इंश्योर भी करता है अकाउंटेबिलिटी को और इन्वायरमेंट जस्टिस के साथ अलाइन भी करता है। अब देखिए हमने प्रिंसिपल कवर कर लिए, अब हमको देखना है इस पर क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। 1 क्वेश्चन है,
अगर 3 मार्कर में आपको क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल में, तो आप इसकी डेफिनेशन याद करना पहले, क्योंकि आप डेफिनेशन याद करोगे आप 3 मार्कर ईज़िली आंसर कर सकते हो, इनफैक्ट 5 मार्कर भी आंसर कर सकते हो। ये देखो, हम गए डेफिनेशन के पास, ये रही डेफिनेशन यहाँ पर। अब इसमें कीवर्ड्स देखिए आप, होलिस्टिक अप्रोच, इंटरकनेक्टेडनेस एक कीवर्ड हो गया, मोरल ऑब्लिगेशन आ गई स्टीवर्ड में इसमें, ये भी कंप्लीट हो गया, इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, ये भी कंप्लीट हो गया। 3 आपको की पॉइंट यहाँ पर मिल गए। अभी देखिए यहाँ पर एक और की पॉइंट, अगर आप इस डेफिनेशन को देखते हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ नेचर, तो यहाँ पर आपको 3 टोटल कीवर्ड मिल चुके हैं। आप इस रिलेशनशिप को भी लगा सकते हो, ये 4 कीवर्ड मिल गए आपको। कीवर्ड पर प्रिंसिपल डायरेक्ट लिख सकते हो, और आपको हर चीज़ का नीचे एक्सप्लेनेशन दे दिया है। बस आपको हल्का सा एक्सप्लेनेशन याद रखना है। अगर आपको ट्रिक याद नहीं आ रही उस टाइम कोई भी, या कुछ आपको लग रहा है कि आपको 4 पॉइंट नहीं मिल रहे हैं, डेफिनेशन याद कीजिए, यहाँ से कीवर्ड उठाइए और उनको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो 3 मार्कर 5 मार्कर तो आपको तो यहीं से बन जाएगा। तो इतना बड़ा इशू नहीं है, इसके प्रिंसिपल आपके ईजिली कवर हो जाएंगे। अब देखो, अपने प्रिंसिपल अच्छे से कर लोगे तो आगे बेनिफिट अपने को क्या होने वाला है, कि जो इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, तो इंपॉर्टेंस एग्जैक्टली कनेक्टेड है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल से कनेक्ट करके सारे इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देखो, पहला तो छोड़ते हैं हम लोग अभी, नेक्स्ट पे आते हैं सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो, सस्टेनेबिलिटी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था, वहीं सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंस हो गई है। अब इंपॉर्टेंस क्यों है, सेम चीज़, अगर सस्टेनेबल यूज मैनेजमेंट करेंगे हम लोग, तो उससे क्या होगा, रिसोर्स डिप्लीशन कम होगा, रिसोर्स कम खर्च होंगे, वेस्ट कम होगा, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कम होगा, और इकोसिस्टम ज़्यादा टाइम तक जिएगा और फ्यूचर जनरेशन में बेनिफिट होगा। इंपॉर्टेंस आगे हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्व की थी, यहाँ पे प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इथिक्स का, इथिक्स के थ्रू हम लोग बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करते हैं, जिसके थ्रू इकोसिस्टम की हेल्थ इंक्रीज होती है, प्लैनेट की हेल्थ इंक्रीज होती है। और ये एम्फेसाइज भी करता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू है सारे स्पीसीज़ की, एडवोकेट करता है कि भाई बर्ड्स को प्रिजर्व करो, ऐसी चीज़ें मत करो जो कि स्पीसीज़ का एक्सटेंशन कर दें, कंजर्वेशन एफर्ट को प्रमोट करो। तो वही चीज़ आ गई। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट, इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ नेचर, ये भी हमने ऊपर पढ़ा हुआ है होलिस्टिक एंड इंटरकनेक्टेडनेस में, तो वही पॉइंट यहाँ पर आ गया। माना गया लिविंग थिंग्स, इकोसिस्टम की लिविंग बींग्स है और नॉन लिविंग बींग्स है, वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। मालूम, इसके थ्रू हमें ये चीज़ मालूम होती है कि अगर हम एक चीज़ को इफेक्ट करेंगे तो पूरा रिपल इफेक्ट कंप्लीट इकोसिस्टम पे जाएगा, जितनी भी लाइफ कनेक्टेड है आपस में वो सब डिसरप्ट हो जाएगी। तो इसके थ्रू एक रेस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल बिहेवियर को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, हमने ग्लोबल ग्लोबल कॉपरेशन किया था हम लोगों ने, उसकी जगह क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन आ गया। के थ्रू क्या होगा कि भाई जो ग्लोबल इम्पैक्ट हो रहा है, तो कलेक्टिव एफर्ट हमें लगाने हैं, कोऑपरेशन हमें लेके आना है, वो सारे डायमेंशन इसमें आ जाएंगे। फिर जो इन्वॉल्व थे वो बोलता है भाई कि चलो कार्बन फुटप्रिंट को कम करो, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करो, इन्वायरमेंटल इनजस्टिस को खत्म करो, एड्रेस करो, ये चीज़ आती है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में। ये हमने पढ़ी हुई है ऊपर, बस उसी को आपको आपको बस एक चीज़ याद करनी है, तो इंपॉर्टेंस याद करनी है, प्रिंसिपल याद करनी है, और फिर दोनों कनेक्ट कर लेना। आप इसी तरीके से बनाए हुए हैं कि आपको दिक्कत ना हो, जिससे कि जब आप एक चीज़ याद करो तो सेकंड चीज़ आपसे अपने पेपर में बन जाए। तो 11 मार्कर या कोई भी आपको कभी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। तो नेक्स्ट इन्वायरमेंट जस्टिस, हमने ऊपर पढ़ा था इन्वायरमेंट जस्टिस किया था, जिसमें हमने सारे इंडिविजुअल राइट टू इन्वायरमेंट है, और चाहे कोई भी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, सब सेम रहना चाहिए। उससे क्या होता है, डिस्पैरिटी कम होती है, लोगों के बीच इनइक्वालिटी कम हो जाती है। ये इंश्योर करता है कि जितनी भी जो वुलनरेबल कम्युनिटी है उन पे एक्स्ट्रा इफेक्ट ना पड़े पॉल्यूशन का, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन का। अब देखो नेक्स्ट है इन्फॉर्म्ड पब्लिक इंगेजमेंट, एक दो तीन तो एक्स्ट्रा आएंगे। एक आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव याद रख सकते हो, जो हमने इंटर जनरेशन इक्विटी बोला था, फ्यूचर जनरेशन को भी हमें मौका देना है कि भाई वो भी अच्छे से जी पाएँ, तो एक इंटर जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी रहनी चाहिए। तो वो पॉइंट आप यहाँ से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कल्चरल एस्थेटिक वैल्यूज़, ये हमने ऊपर भी कवर किया, प्रिंसिपल्स में आता है, और ये चीज़ इंपॉर्टेंस में आ जाएगी इसकी, कि भाई जब आता है ग्लोबल कॉपरेशन, इंटरनेशनल कॉपरेशन होनी चाहिए, ग्लोबल रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, इथिकल फ्रेमवर्क बनना चाहिए, ट्रांस बाउंड्री इथिकल फ्रेमवर्क बनना चाहिए, तो डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच सारे जो ट्रांस बाउंड्री इश्यूज़ हैं उनके लिए भी फ्रेमवर्क बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन हम क्या बोलेंगे, कि जो इन्वायरमेंट एथिक्स है एक मोरल फाउंडेशन की तरह काम करता है, जो कि एक हार्मोनियस रिलेशनशिप क्रिएट करता है ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच। डिफरेंट डिफरेंट इशू को भी एड्रेस करता है, जैसे इन्वायरमेंट जस्टिस हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, इंटरकनेक्टेडनेस हो गया, गाइडिंग इंडिविजुअल्स हो गया, और सोसाइटी को एक इथिकल प्रैक्टिसेस के लिए अग्रसर करता है, और इंश्योर करता है कि हमारे प्लेनेट की हेल्थ बनी रहे और हमारा प्लेनेट स्ट्रॉन्ग बना रहे, रेजिलियंस बना रहे हमारा प्लेनेट। हमारी जो दो लास्ट रह गए इंपॉर्टेंस, उनको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। यह मोरल कंपास फॉर डिसीजन मेकिंग, जो इन्वायरमेंट एथिक्स है एक फ्रेमवर्क क्रिएट करता है, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को ध्यान रखते हुए बाकी रूल्स बना सकते हो, इंडिविजुअली या कम्युनिटी के साथ, या फिर कोई पॉलिसी मेकिंग चल रही गवर्नमेंट की इसके थ्रू। और ये हेल्प करता है ये एवेल्यूएट करने में, एक्शन ले रहे हैं उसके क्या इथिकल इम्प्लीकेशन हो सकते हैं,
मतलब कितना एथिकली अच्छा हो सकता है, कितना एथिकली बुरा हो सकता है। तो ये हमको एक रेस्पॉन्सिबल बनाता है इन्वायरमेंट की तरफ। अब जब हम सोचेंगे हमारे एक्शन क्या इम्पैक्ट डाल सकते हैं, तो हम उस हिसाब से काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट था इन्फॉर्म पब्लिक एंगेजमेंट। इन्वायरमेंट एथिक्स का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट अवेयरनेस को जनरेट करने के लिए एक इन्फॉर्म पब्लिक को क्रिएट किया है, जो अब जानती है इन्वायरमेंट किस तरीके से इम्पैक्ट होता है, हमारे क्या इफेक्ट्स हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। ये एम्पावर भी करते हैं इंडिविजुअल को कि वो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस बिहेवियर में इंगेज हों, जो इन्वायरमेंट को सही रखते हैं, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें, वो लोग इन्वायरमेंट के एक्टिविज्म में पार्टिसिपेट करें। देखो, देखिए अब तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो मेन मेन टॉपिक थे, कि हमने डिस्कस किया था कि कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला क्वेश्चन आया तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो जितने भी आइडिया दे सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन गलती से ऐसा बन जाता है, देखिए मैं आपको एक आइडिया दे जाता हूँ कि क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि इज मैन द ओनर ऑफ द इन्वायरमेंट, डज द इन्वायरमेंट हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, इज सस्टेनेबिलिटी रेस्पॉन्सिबल, मतलब मैन क्या ओनर है इन्वायरमेंट का, क्या इन्वायरमेंट की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है या नहीं है, या सस्टेनेबिलिटी को रेस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अगर ये ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग वाले क्वेश्चन देते हैं तो। ये सबसे हाई लेवल है, एमपीपीएससी मुश्किल से क्वेश्चन पूछे, बट हम फिर भी ये कवर करेंगे कल के लेक्चर में। छोटा सा वीडियो होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहे। देखो आइए, थोड़ा कमेंट्स में भी अपनी फीडबैक्स दीजिए, कमेंट में आइए, अपने आपके जो व्यूज़ हैं उनको रखिए, थोड़ा इंगेजमेंट इंक्रीज़ कीजिए हम और आप में, क्योंकि देखो वीडियोस बनाते हुए मैं आपसे इंगेज तो हो नहीं सकता, तो उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़ के मैं उनके रिप्लाई दे सकता हूँ, तो उसके थ्रू एक एंगेजमेंट बना जाता है। और हमको इस चीज़ में जब मेंस के पेपर लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो इंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मेंटल स्पेस है वो भी डेवलप होगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग ऑफ।